नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हमारी चर्चा का विषय है डिजिटल युग में नाटक की चुनौतियां, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निर्देशक और अभिनेता डॉक्टर सुवर्ण रावत। डॉक्टर सुवर्ण रावत, आपका साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत, अभिनंदन। शुक्रिया। बातचीत की शुरुआत डॉक्टर सुवर्ण जी आपसे इसी सवाल के साथ बनती है कि आज के डिजिटल युग में नाटक के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? हमारे कोरोना दौर में ये मजबूरी थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस डिजिटल युग में ये हमारे लिए एक सहूलियत का रास्ता बन गया है। बहुत अच्छा। जब कोरोना का जो दौर था तब भी हमने नाटक करना नहीं छोड़ा, और मैं आपको बताना चाहूँ कि उस टाइम मैंने 2 प्रोडक्शन ऐसे किए जो ऑनलाइन थे। एक था फॉरगेट मी नॉट। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो पोस्ट ऑफिस है जी, जो अमल की जो कहानी है, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द ताना बाना था कि किस तरह से वो जो डिजीज़, जो बीमारी थी, कि वो अंदर ही घुट करके रहता था, बाहर जाने में उसके स्किन की या दूसरी प्रॉब्लम, यू नो वेरी वेल, क्योंकि आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो उसके इर्द गिर्द था, ताकि लोग रिलेट कर पाएँ कि आज इस कोरोना काल में हम अंदर जिस तरह से आइसोलेशन में हैं जी, वो फील कर सकें जी। और दूसरा, एक हमारी उत्तराखंड की एक लड़की थी, उसको कुछ एक इस तरह की डिजीज़ हो गई जो हज़ारों में एक को होती है, सिमरन नाम की। तो उस पर भी मैंने ऑनलाइन में किया। तो इस तरह के अनुभव से मैं गुजर चुका हूँ। एक अच्छी बात जो नौटियाल जी उसमें रही है कि उसमें सिर्फ उत्तराखंड के नहीं, इवन बॉम्बे से भी आर्टिस्ट जुड़ा, कलकत्ता भी, बेंगलोर भी, और दिल्ली भी, या पूरे भारत से। तो ये उसमें बहुत एक बड़ी बात है, सकारात्मक वो लगा मुझे जी। ये जो रील का दौर आया है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे खासकर जो युवा पीढ़ी है, यूथ है, क्योंकि एक दौर में तो नाटक का एक बहुत समृद्ध संसार हमारे पास रहा है, अब चुनौती नए दौर की है जी। क्या आपको लगता है कि नाटक एक युवा के व्यक्तित्व को निखारने में भी एक महत्वपूर्ण टूल साबित होता है? नाटक ऐसी विधा है जिसमें तीनों चीज़ें, दिल, दिमाग, जिस्म, वो कहीं ना कहीं उसमें अपने आप में समाहित रहता है। कि आप अपने शारीरिक तरीके से भी उस जगह में कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ एक्शन, दूसरे में दिमागी तरह से भी आप सोचते रहते हैं, चाहे आपके संवाद हों, चाहे दूसरे सह अभिनेता के संवाद हों, और तीसरा कि जो चरित्र आप निभा रहे हैं उस भाव को, उस इमोशन को, उस मेक बिलीव के साथ, उस विश्वसनीयता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात। तो ये तीनों चीज़ें हैं उसमें। हाँ, ये तीसरा वाला जो पक्ष आपने कहा। लेकिन रावत जी, फिर एक सवाल ये भी आता है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं, पर ये सच है कि आज के दौर में हमारा जो यूथ है, जो युवा है, वो चाहता है कि वो जो कुछ सीख रहा है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उसमें एक करियर का भी इश्यू आता है। ये जो नाटक वाली धारा है हमारी, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में भी नाटक का पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बाकायदा एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। बिल्कुल। करियर में क्या संभावनाएं लगती हैं? बहुत संभावना है इसकी जी। आज की तारीख में जितने भी ये डाइट हैं, बीएलएड हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, वहाँ अपने आप में ये इस तरह का एक पाठ्यक्रम में आ गया है जी। तो इस तरह के लोगों की उनको तलाश रहती है कि जो रंगमंच से जुड़े हों और रंगमंच को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करें, और न ही सिर्फ रंगमंच पाठ्यक्रम बल्कि दूसरे जो विषय हैं, चाहे वो आपका भूगोल है, इतिहास है, या अंग्रेज़ी या हिंदी साहित्य हैं, उनको भी पढ़ाया जाए इस औजार का इस्तेमाल करते हुए, रंगमंच का। क्या बात है, इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं और बहुत उसका अच्छा एक परिणाम भी निकल रहा है जी। और मेरा तो शोध इसी में ही है अच्छा, कि रंगमंच और इसका एक महत्व हमारी शिक्षा में, तो स्कूल, कॉलेजेस और इवन कॉरपोरेट सेक्टर में, तो इस तरह से जो आपने एक सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की बात की है, बिल्कुल, इसमें ये बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारा रंगमंच जी। और राव जी, ये हमने देखा है कि जो बच्चे हमारे
बच्चे क्यों बड़े भी जी, जी। जो थिएटर से जुड़े रहते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो आत्मविश्वास होता है, वो बनिस्बत दूसरों के, चाहे हम आपको देखते हैं या दूसरे लोगों को देखते हैं, थोड़ा सा डॉक्टर सुवर्ण रावत में विषयांतर करता हूँ। और विषयांतर ये है कि वो सीमांत जनपद उत्तरकाशी से NSD तक की ये जो दौड़ है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक की दौड़, ये सब कैसे हुई? क्या कोई पृष्ठभूमि थी आपकी इस तरह की? और ये भी एक बड़ा शानदार संयोग है कि आप तो छोड़िए, हम देखते हैं कि आपका पूरा परिवार, पूरे भाई, यहाँ तक कि पूरा कुनबा ही आप नाटक की तरफ लेकर गए। ये कैसा संयोग है? संयोग, अब आपने बात की है संयोग की, तो ये भी एक अजीब सा संयोग है कि मैं और आप यहाँ इस दूरदर्शन के जो बातचीत में बैठे हैं, यहाँ मैं इससे पहले फरवरी 2020 में आया था। और जो अवसर था वो यही था कि वर्ल्ड्स एक तरह का लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने ऑर्गेनाइज किया था, संस्कृति विभाग जो हमारा उत्तराखंड में, उसके सहयोग से, तब भी इसी अवसर पे मैं आया था। और आज मैं इसी अवसर पे आपके सामने बैठा हूँ, सौभाग्य, क्योंकि ये जो उत्सव था भारत रंग महोत्सव, ये 12 तारीख से शुरू हुआ था। तो दिल्ली का एक ग्रुप था, राजा की रसोई, उसके बाद 13 तारीख को जो है नेपाल का एक ग्रुप था, उन्होंने जो है एक और द्रोणाचार्य ये किया। फिर तुगलक जो हमारा ये एक ही हमारे उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनका जो सेंटर फॉर फोक परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर है, उनका तुगलक था। और फिर आखिरी दिन समापन में हमारा मिशन सिलक्यारा, जो कि दुनिया का एक तरह से कहना चाहिए सबसे लार्जेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है। जी। तो जो आपने ये बात कही कि किस तरह से ये हमें आगे उस विधा को बढ़ाते हैं, वो मुझे लगता है कि ये दारोमदार उस पर भी निर्भर करता है जो कराने वाले हैं और जो करने वाले हैं। तो एक सामंजस्य तभी बैठता है जब वो एक अच्छी केमिस्ट्री हो। जी, लेकिन आप कैसे उत्तरकाशी से, क्या वहाँ पर इस तरह का नाटक का, थिएटर का कोई माहौल था? जी, असल में क्या है कि जब भी रामलीलाएं होती थी वहाँ, और आज भी एक अलग तरह का वो रहता था कि भाई आप ये रामलीला करनी है। उसके बाद स्कूल लेवल पे, ये तो गांव के लेवल पे है जो रामलीला है, डिस्ट्रिक्ट रैलियाँ होती थी उस टाइम में। तो उसमें कवि सम्मेलन भी होता था, डिबेट भी होता था, एक छोटा सा एकांकी नाटक भी होता था। उसके बाद फिर आप रीजनल रैली में जाते थे, फिर आप इंडिया, तो इस तरह का जो, तो वहीं से कहीं ना कहीं ये एक प्रोत्साहन मिला। और फिर आपने कुनबे की बात की जी, तो मेरे खुद पिताश्री, उनका बड़ा रुझान रहा है। अपनी जगह एक वो तहसीलदार थे, वो अपना वो करते थे, जो उनका अपना एक जॉब है। लेकिन रामलीला के बीच में जो उस तरह का होता ना कि फॉर चेंज, तो उसमें कॉमी करना, ये करना, पता चला कि जो हमारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं दहेज को लेकर के है, या धूम्रपान को लेकर है, या नशाबंदी को लेकर है, तो वो सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने यही काम किया अपना समाज सुधारक वाला। तो ये प्रेरणा उन्हीं से ही मिली। और फिर हमारे पूरे भाई जितने भी हैं हमारे, चाहे वो कुछ भाई ऐसे हैं जो परोक्ष में हैं, जैसे हमारे सुरेश भाई हैं या सुमन हैं, लेकिन जो पूरी तरह से सक्रिय हैं उसमें सुभाष रावत है, सुरक्षा रावत भी हैं, और फिर सुधा भी है। तो पूरे जितने भी भाई बहन हैं तो और मजे की बात यह है कि आप देख रहे हैं कल मिशन सिलक्यारा, उस नाटक का मैं भी साक्षी रहा हूँ। तो मैं देख रहा था कि आपके बच्चे भी, जब लास्ट में एक इंट्रोडक्शन रहा था, तो उसमें और ये जानना बहुत सुखद रहा कि नई पीढ़ी को भी आप इस धारा में ला रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उम्मीद है कि नाटक का भविष्य, जो हम जहाँ से हमने शुरुआत की थी, चुनौतियाँ, तो उन चुनौतियों से हम निपट जाएंगे। बहरहाल सुवर्ण जी, एक तो ये पक्ष है कि नाटक हो रहे हैं, आपके क्या अनुभव हैं कि एक ज़माने में जब नाटक होते थे, ख़ासकर दिल्ली में और छोटे शहरों में भी हम देखते थे, तो पिछले कई दिनों से चर्चा होती थी, लोग देखने जाते थे। अब क्या आपको लगता है कि थिएटर के प्रति रुझान आम जनमानस में
कम हो रहा है या कि बढ़ रहा है? आपके व्यक्तिगत अनुभव क्या है? नहीं, जो रंगमंच है ये तो एक सजीव कला है जी, लाइफ का वो। तो मुझे लगता है कि रुझान उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जो आपका ये डिजिटल जो युग वाली जो आपने बात किया, और फिर आपने ये भी कहा कि आपने तो सकारात्मक पहलू रखा, नकारात्मक वाला जो कि वो भाव वाला जो पक्ष था वो तो मिसिंग है। क्योंकि आप ऑनलाइन में कितना ही करेंगे लेकिन इमोशंस तो उस लेवल का वो उतना नहीं हो सकता है। हालांकि उसमें भी एक अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, जैसे हम कोई बड़ा ग्रुप है अगर उसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं छोटे ग्रुप में, उसमें भी है ये ऑनलाइन में भी कि ओके आपने एक टाइम फ्रेम दे दिया, फिर सबको जो है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हर ग्रुप में जा करके, फिर वापस आ रहे हैं एक बड़े ग्रुप में, फिर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर कैमरा खुला नहीं है, ऐसा यूजुअली होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो करें भाई जब तक आई कांटेक्ट नहीं होगा, हम आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे तो कैसे ये होगा। तो ये वाली बात तो ज़रूर है कि ये एक सीमा तक ठीक है, लेकिन उसके बाद तो आपको यथार्थ के धरातल पर आना ही होगा। जी हाँ। सुवर्ण जी, पिछले कुछ समय से हम देखते रहे हैं इस बात को कि साहित्य की दुनिया में नाटक लिखने का एक बहुत शानदार दौर रहा है। हमारे समय के जो बहुत बड़े बड़े साहित्यकार रहे हैं उन्होंने बहुत सुंदर नाटक लिखे हैं, बल्कि कुछ मामलों में तो यहाँ तक देखा गया कि एक साहित्यकार को अच्छा साहित्यकार तभी माना जाता था जब वो या तो बच्चों के लिए लिखता था या फिर अपने पूरे लेखकीय जीवन में एक नाटक लिख लेता था। इस दौर में ख़ासकर अगर मैं याद करूं और मेरी स्मृति ठीक ठाक है तो पिछले 3-4 दशकों से हम देख रहे हैं कि लेखकों द्वारा नाटक कम लिखे जा रहे हैं। आप जो नाट्य विधा के लोग थे, आपने ही पूरा मंच हाईजैक कर लिया है, उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा, या उनकी रुचि कम हो गई है? रुचि कम हुई है तो उसकी वजह क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं? तो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने ये पूरा अपहरण कर दिया है साहित्यकारों वाली जो विधा है। मैं साझा करना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी इस तरह के लेखक हैं, तो अगर मुझे नाटक नहीं भी मिलता है तलाशने पर, तो मैं उनकी दूसरी कृतियाँ भी करता आया हूँ। जैसे मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, एक राजेश्वर उनियाल जी हैं जी, उनका 15 नाटक मैंने पढ़ा, तो उनको संपर्क किया, उसको फिर मंचित किया। ऐसे हमारे एक साहित्यकार हैं महावीर रमाल्टा जी, उनकी कहानी है खुली आंखों में सपने, वो मैंने पढ़ा, उसको किया जी, दर्शकों तक पहुंचाया। जी, फिर एक हमारे जिनका हिंदी साहित्य के अलावा उनकी कृतियां अंग्रेज़ी में भी अनुदित हुई हैं, वो हैं डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट। तो उनका मैंने अंग्रेज़ी में ही द सागा ऑफ माउंटेन गर्ल पढ़ा। जी, द सागा ऑफ माउंटेन गर्ल। जी, तो पता चला कि आछरी माछरी से वो कुमाऊनी में हो चुका है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम जहाँ कर रहे हैं, ये मेरे को नेशनल स्कूल ड्रामा में ही करना था। जी, तो उनसे अनुमति ली, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास एक ही कॉपी है। मैंने कहा यहाँ तो हिंदी में करना पड़ेगा हमें। तो उसको भी किया, हिंदी में तो नेशनल स्कूल ड्रामा में किया जो पार्टिसिपेंट थे, लेकिन उसको रीजनल लैंग्वेज में भी किया गढ़वाली में। जी, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि देहरादून टाउन हॉल में तो शो हुए, एक गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी है हमारी दिल्ली सरकार की, वहाँ भी एक उत्सव हुआ था रीजनल लैंग्वेज की, फेस्टिवल जितने भी नाटक हैं, अच्छा, वहाँ भी किया। फिर मांग मेले उत्तरकाशी में भी किया। तो उसके कई हमने जो है प्रदर्शन किए। जी, और अभी रिसेंटली ये सौरभ शुक्ला का जो ये बर्फ जो नाटक है उसको भी रीजनल लैंग्वेज में हमने किया गढ़वाली में। जी, दिल्ली में? हाँ, नहीं, यहाँ टाउन हॉल में किया। अच्छा, हमारे उत्तराखंड से खासकर जो पर्वतीय अंचल है हमारा, जी जी, वहाँ से अगर थिएटर का कोई बच्चा है और वो चाहता है कि वो NSD तक पहुँचे, क्योंकि बहुत समृद्ध मंच है, मुझे नहीं लगता कि भारत में नाटक के लिए उससे ज़्यादा समृद्ध कोई दूसरा मंच है, वो NSD तक कैसे पहुँच सकता है? क्या प्रक्रिया है उसकी? एक तो ये है कि आपके आसपास में जो भी संस्था है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो अपना एक अनुभव हासिल करे, चाहे वो ऑन स्टेज है, ऑफ स्टेज है जी, और वो उसका जो समर्पण रहेगा, उसका जो वो एक तरह का रंगमंच को लेकर के एक रुझान होगा, वो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाता चला जाएगा। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अलावा हमारे हिंदुस्तान में और भी इस तरह के पाठ्यक्रम अलग अलग स्कूल्स में हैं, चाहे वो सदर्न इंडिया हो, नॉर्दर्न इंडिया हो, और इवन नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह के सेंटर हैं। सिक्किम में
नेशनल स्कूल ड्रामा का एक सेंटर है, ऐसे ही त्रिपुरा अगरतला में है। जी। तो जहाँ पे भी जो लोग हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि पहले अपने लोकल स्तर पे वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ज्वाइन करें, और फिर जो वहाँ पे भी जो डिपार्टमेंट हैं हमारे इस तरह के, उसको वो आगे की जो भी प्रक्रिया है उसको अग्रसर हो सकते हैं। जी, इसमें बाकायदा लिखित परीक्षा और हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। जी। चलिए, ये तो संदर्भ चर्चा आई, हाँ, तो मैंने कहा हमारे जी, दर्शक जी, जिनमें हमारे युवा भी होंगे, अगर कोई वहाँ तक पहुँचना चाहता है, और क्योंकि आप मंच पर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है एक अपेक्षा होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है इसकी। अच्छा। हाँ, उसके बाद आपको नाटकों का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। जी। तो वो पहले तो क्या होता था कि जब हम लोगों ने साक्षात्कार दिया तो सिर्फ आए और हो गया। अब तो यह है कि वहाँ पे एक वर्कशॉप ओरिएंटेड भी होता है कि अच्छा। यू हैव टू स्टे देयर, वो देखेंगे, आपको परखेंगे, वॉच करेंगे आप क्या करते हैं ऑफ द टाइम। ये नहीं कि यहाँ आकर हम जो कर रहे हैं वही, इसके बाद जो आपका रूटीन है तो अब थोड़ा सा ये कई दिनों का होता है। जी, जी। तो मुझे लगता है कि लिखित के ज़रिए भी वो आपको आंकते हैं, आपका जो मूल्यांकन है वो करते हैं, प्रैक्टिकल भी आपकी आवाज़ के ज़रिए, आपका जो उस प्रांत का जो फोक है, चाहे वो गीत के रूप में है, संगीत के रूप में है, नृत्य के रूप में, उसमें आपका कितना अपना एक बेसिक ज्ञान है वो भी वो परखते हैं। जी। हम देखते हैं कि उत्तराखंड के हमारे जो जितने लोक नृत्य हैं, यहाँ तक कि हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान भी हैं, पांडव लीला आप देख लीजिए, रामलीलाओं की आपने चर्चा की, इन सब में भी कहीं ना कहीं नाटक तो है ही, मूलतः तो नाटक ही है। इसको बड़े फलक पर ले जाने के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए कि हमारी जो ये आंचलिक विधाएं हैं, जिनको हम सदियों से परफॉर्म करते आए हैं, जी, जी, इनको राष्ट्रीय मंच पर और बाकी दूसरे प्रांतों में भी लोग जान सकें। जैसे कि दक्षिण भारत में हम देखते हैं, हाँ जी, राजस्थान इस मामले में बहुत समृद्ध है, वो अपनी लोकल जो आंचलिक वो है उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले आए। हाँ, उत्तराखंड में मुझे लगता है अभी काम करने की ज़रूरत है। कैसे किया जा सकता है? अब जैसे हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर, श्रीनगर में जी, तो प्रोफेसर DR पुरोहित ने जो एक ड्रीम उसको लेकर के देखा था, तो वो कर रहा है इस तरह के, और मुझे लगता है कि उसी की तर्ज पे और जगहों पे भी ये अगर हो तो बहुत अच्छा है। जिसमें कि मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि जब वो कोर्स पूरा हो जाता है तो उनको कोई स्कूल एक अडॉप्ट करना पड़ता है। अच्छा। और उनके साथ एक इंटरैक्टिव, एक पार्टिसिपेटरी, एक भागीदारी वाला जो है ना, एक इस तरह का नाटक, और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन करके फिर जमा करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो ज़मीन से जुड़ी भी जो चीज़ें हैं और जो वहाँ के वाद्य यंत्र हैं या उनको बजाने वाले जो लोग हैं या जो पुराने हमारे जो लोकगीत हैं, उनके साथ जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक उनके साथ बैठेंगे नहीं, तब तक ये पुख्ता नहीं हो सकती ये चीज़। तो जैसे कला दर्पण जो हमारी संस्था है, जिसके बैनर तले हमने यहाँ ये नाटक मिशन से लगा किया 2002 में, सुभाष रावत का लिखा हुआ ये जो नाटक 2020 जो उत्तराखंड मूवमेंट पे बेस्ड था, तब उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, जो मेरा नेटिव प्लेस है जी, वहाँ पे दिल्ली के हमारे आर्टिस्ट आए थे और वो स्टे किए थे। तो एक तरफ तो हो गया हमारा रूरल वाला, एक अर्बन महानगरी वाले, हालांकि वो हैं उत्तराखंडी लेकिन वो ज़्यादा करके पहाड़ों में नहीं उतना रचे बसे जितने वहाँ। इस बार हमने इसका रिवर्स किया। इस बार जो कला दर्पण जो दिल्ली है वहाँ से एंट्री थी। अच्छा। लेकिन पहाड़ से भी जो है ना लोग जुड़े हुए थे, तो उससे क्या होता है ना, एक बहुत अच्छे तरह से आत्मसात होता है कि वो इनको जाने, वो उनको जाने, और फिर ये भी नहीं रहता है कि नहीं आप जो है ना बहुत ही वो जो घिसी पिटी एक जो परंपरा है वो परिपाटी की नहीं, कैसे नए नए प्रयोग किए जाएं। बिल्कुल वही ज़रूरत है। जी हाँ, वो एक नॉन लिनियर हो, वो ब्लैक एंड वाइट में ना हो, वो अलग अलग उसके क्या शेड निकल सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। जो बात आपने ये डिजिटल युग की है कि नकारात्मक सकारात्मक वो दोनों ही है, ये आपके हाथ में कि आप उसको किस तरह से ले रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत खजाना है, उसको जो इस तरह के विशेषज्ञ हैं वो किस रूप से आगे बढ़ाते हैं, ये बखूबी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर सुवर्ण रावत,
आपकी इस बातचीत में एक पक्ष आया, वो ये आया कि जब आप अंचल विशेष की किसी भी विधा को, वो नाटक के, वो नृत्य हो, गायन हो, कहीं ना कहीं उससे हमारा धार्मिक और उस तरह की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। जब आप उस पर कोई ऐसा प्रयोग करते हैं कि वो अपना फॉर्मेट हल्का या पूरी तरह या आधा भी बदले, तो एक नई तरह का विवाद भी खड़ा होता है। नहीं, तो उस खतरे से कैसे, उदाहरण के लिए जैसे हमारे यहाँ चक्रव्यूह बहुत पुरानी परंपरा है, पांडव नृत्य है, इस पर अगर कोई प्रयोग करना चाहे तो क्या ये संभावना बनती है कि ओरिजिनल फॉर्मेट को रखते हुए आप उसको आधुनिक युग से, कि हमारी नई पीढ़ी भी उससे रिलेट करे? हाँ, क्यों नहीं हो सकता भाई। पीटर ब्रूक ने जो महाभारत का वो जो पूरा एक मंच के लिए जो बनाया था, तो उसकी जो कास्ट थी वो इंटरनेशनल लेवल की थी। अलग अलग, कोई पोलैंड से, कोई फ्रांस से, और यहाँ से हमारा जो मेन उसमें जो किरदार है मलिका, हमारे अहमदाबाद गुजरात से, उसने वो रोल किया। तो अपने आप में अगर मुझे लगता है कि क्या होता ना कि अलग अलग जो विधाओं के जो जानकार हैं, जैसे आप साहित्य से हैं, मैंने आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लिपिंग के ज़रिए भी देखी हैं, औरों के ज़रिए भी जाना समझा है कि जिस तरह का आपका इधर केरला में जो जिस तरह का उन्होंने उस चीज़ को लिया, तो मुझे लगता है ये एक्सचेंज होना चाहिए, चाहे नॉर्दर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया है, या और भी जितना भी है, तो वो एक्सचेंज होने से क्या है कि हम अच्छी तरह से उन चीज़ों को जान पाएंगे और फिर उनको आत्मसात करके औरों को दिखा पाएंगे। तो सिर्फ प्रांतीय, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जैसे मेरी बिटिया है श्रीवर्णा रावत, तो वो शिव स्तुति में जो करती है, तो वो है बेसिकली कथक डांसर, लेकिन यह है कि उसको इस तरह से मर्ज किया। अभी जो हमारा अखिल गढ़वाल सभा जो यहाँ, इनका हीरक जयंती हुई थी अभी, ये उदय शंकर भट्ट जी हो गए, आपके रोशन दास, हाँ अजय जोशी जी हो गए, रोशन दास माना, तो उस पर कहा कि नहीं ये करेगी, लेकिन किया वो अपने यहाँ के ही उस पर, वो जो गढ़वाली। ऐसे ही हमारे जो है पंचकुला रोड में, ये दिल्ली में है, वहाँ पे जो है ना गढ़वाल सभा, हाँ, तो उस गढ़वाल सभा में का 100 साल में उन्होंने इनवाइट किया कि नहीं आप करिए, लेकिन किया अपने फोक फॉर्म में। तो क्या है ना, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और इस तरह का काम मुझे लगता है कि अपने लोगों के बीच में ना एक अलग तरह का एहसास होता है, अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई। बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको तमाम साहित्यकारों के नाम गिनवाए, तो उनको भी लगता है कि यार हमारा वो जो कृति है साहित्य की, वो आम लोगों तक रंगमंच के जरिए जा पाई है। बिल्कुल, और उसकी धमक ज़्यादा होती है, रंगमंच की अपनी धमक है। लेकिन डॉक्टर सुवर्ण रावत, हमारे जो लेखक हैं हमारे दौर के, उनका नाटक लिखना इसलिए भी कम हुआ है कि जो थिएटर के लोग हैं उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। या तो जो साहित्यकार हैं उसको नाटक लिखना, क्योंकि वो मंच पे खुद तो अभिनय कर नहीं रहा है, उसको ना लाइटिंग का वो है, ना एक तरह से सेटिंग का वो फर्ज कीजिए कि इसी मंच पे हमने समंदर उतारना है, तो ये लेखक को पता नहीं है। एक इस तरह का कम्युनिकेशन गैप बनता है। तो सवाल ये आता है कि अगर एक साहित्यकार नाटक लिखना चाहे तो उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे तुगलक किया था गिरीश कर्नाड का, ये सेंटर फॉर फोक परफॉर्मिंग आर्ट कल्चर, श्रीनगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ऐसे ही एक दौर था जब हिंदी जगत के मोहन राकेश के नाटक, मोहन राकेश राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में होते थे, या मराठी जो प्ले राइट हैं हमारे विजय तेंदुलकर, खामोश अदालत जारी है, या और नाटक ले लो, ऐसे बंगाल से बादल सरकार लीजिए। तो जब वो नाटक की प्रक्रिया होती थी तो लेखक भी बैठा रहता था वहाँ पे। मोहन राकेश जो है ना वो प्रक्रिया देख रहे हैं वहाँ, ओके, एक्टर उसको किस तरह से महसूस कर रहे हैं, डायरेक्टर किस तरह से उनको निर्देश दे रहा है, और उसके बाद जब सब समाप्त हो जाता था फिर अलग से चर्चा होती थी। कभी कभी तो ये भी हुआ कि ये बरखा और आग जो था प्रोडक्शन, तो लेखक की और उनके बीच में बन गई, साहब कि आप बिना हमारी सहमति के कैसे कर दिया, ये तो बहुत गड़बड़ है। एक बार तो हमारे उत्तराखंड का कोई ग्रुप था वहाँ दिल्ली में, तो पता चला लेखक पहुँच गए और उन्होंने कहा कि तो सहमति नहीं ली और ये शो कर रहे हैं आप, तो किसी तरह से बीच में आए लोग, क्योंकि इंटेलेक्चुअल थेफ्ट माना जाता है कि नहीं, संवादहीनता जैसी स्थिति बनी है। लेकिन इसमें भी डॉक्टर सुवर्ण रावत, नाटकों की भी कई तरह की, एक तो परंपरागत नाटक हो गए, एक और एक रेडियो नाटक
जिसमें आपने केवल स्वरों के जरिए ही अपनी बात व्यक्त करनी। और मुझे अच्छी तरह ध्यान आता है कि रेडियो में नाटक की बहुत समृद्ध परंपरा रही है, और हमारे आपके ज़माने के लोग भी और पुराने ज़माने के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो रेडियो नाटकों ने उनको बहुत कुछ सिखाया है, खासकर संप्रेषणीयता के मामले में, एक कैसे कम्युनिकेट करना है। एक सवाल ये बनता है रावत जी, हम लगभग समापन जी की तरफ है, कि एक दौर में थिएटर ने, नाटकों ने फिल्म दुनिया को, सिनेमा के संसार को बहुत सुंदर अभिनेता अभिनेत्रियाँ दी हैं, और यहाँ तक कि डायरेक्टर भी। इस दौर में क्या स्थिति है? अब वैसे चेहरे आपको मिल रहे हैं? क्योंकि फिल्में अगर हिट होती थी तो जो उसके मुख्य चरित्र हैं उनके अलावा जो पीछे से काम करते थे, वो जो उसमें वजन डालते थे, उसमें फिल्में चलती थी। अब क्या स्थिति है? नाटकों के जरिए, नाटकों की दुनिया से कितने लोग ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं फिल्मी दुनिया में? हाँ, ये देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कि आप स्वांतः सुखाय के अलावा एक तरह से जीविकोपार्जन का भी सवाल आता है जी। तो उसके लिए अगर एक कदम आपका कभी कभी बदलाव के लिए वहाँ भी है तो मुझे लगता है उसमें कोई हर्ज नहीं है जी, बल्कि होना चाहिए ये ना। और उसमें क्या होता है कि मुझे खुद बोलते हैं कि यार आप रंगमंच करते हैं लेकिन आप ये भी करो। और इवन माय डॉटर श्रीवर्णा रावत वो भी कहती है कि नहीं, अगर आपको लाखों करोड़ों तक चलना है तो फिर आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जैसे OTT का अब ये ऑप्शन आ गया, वेब सीरीज़ हैं और फीचर फिल्म तो पहले ही रहा है, तो बहुत सारे जो ये विकल्प आ गए हैं कोरोना के बाद जी। तो मुझे लगता है कि आपकी पहुंच लाखों करोड़ों तक जाएगी। बिल्कुल। और रंगमंच में जो है ना वो है एक प्रारंभिक हमारा एक पायदान है जी। लेकिन आगे का जो स्टेपिंग स्टोन है, जो दूसरी जो आपका पायदान है, वो तो यही है जो डिजिटल के ज़रिए आपके तमाम जो दूसरे विकल्प हैं जी, अगर आपको अपनी पहुंच जो है ना ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी जी। है। लेकिन डॉक्टर सुवर्ण रावत, पायदान होने के बावजूद हमने देखा है, और आप लोगों ने तो बहुत करीब से महसूस किया होगा, कि फिल्मी दुनिया में थिएटर से जो लोग गए उनकी उपस्थिति ज़्यादा दमदार रही है। और बहुत, अब कोई एक नाम गिनाओ तो पूरी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। लेकिन इस दौर में हम देख रहे हैं कि पता नहीं क्या स्थिति है, बहुत ज़्यादा अब फिल्मों का वो क्रेज़ भी नहीं है, लेकिन जो दूसरे माध्यम हैं, जाहिर सी बात है उन तक इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? किसी ख़ास परियोजना पर कुछ काम कर रहे होंगे? हाँ, यही जो मिशन सिलक्यारा है, तो कई लोग चाहते हैं कि क्योंकि ये सबको पता है जी, एक घटना है ये जी। और कितना सुर्खियों में रहा है ये, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और आपने प्रस्तुति भी उसकी बहुत शानदार दी, 2024 में भी की थी और अब भी की है जी। तो उसको लेकर के बातचीत चल रही है जी। तो देखते हैं कहाँ तक हम कामयाब हो पाते हैं। जी। डॉक्टर सुवर्ण रावत, थिएटर के आप जैसे जानकार बहुत मुश्किल से साहित्यिकी के इस मंच को मिल पाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी हैं, लेकिन समय की, कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा है। बहरहाल आप साहित्यिकी के इस मंच पर आए और इतने कम समय में आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों से शेयर की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार कुछ नए मेहमानों को लेकर किसी नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।